हाय हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे तुम्हें बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स। ठीक है, इसमें हमारा जो पेपर चल रहा था वो फर्स्ट पेपर था सेकेंड ईयर का, जो है थर्मोडायनेमिक्स। ओके, इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है, हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने हीट इंजन क्या होता है, कार्नोट इंजन क्या होता है, कार्नोट साइकिल क्या होते हैं, कार्नोट इंजन की पूरी प्रोसेस क्या है, ठीक है ना, उसकी दक्षता क्या है, उसके ऊपर तीन चार से ज़्यादा ही होंगे शायद। हमने क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक ना, जो मोस्ट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आते हैं वो हमने किए थे। इसलिए यदि उन लास्ट वाली वीडियोस को आपने नहीं देखी है तो वहाँ से उनको देखना, और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ पे मैंने कवर किए हैं, ठीक है ना। आज यहाँ पे हम नया एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो थर्मोडायनेमिक्स का है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, वो है मैक्सवेल्स के संबंध, ठीक ना। इनको हम ऐसे लिखते हैं, ऊष्मा गतिकी के मैक्सवेल संबंध या मैक्सवेल संबंध या मैक्सवेल समीकरण, ठीक ना, दोनों एक ही बात है। ऊष्मा गतिकी मैक्सवेल समीकरण, ये दोनों एक ही बात है। ओके, तो इसमें मैक्सवेल समीकरण में क्या होता है, तो देखो सीधी सीधी बात बता देता हूँ पहले कि जो ऊष्मा गतिकी है, ऊष्मा गतिकी में जितने भी निकाय हैं, उन निकायों की जो अवस्था होती है, अवस्थाओं को हम चार जो चर होते हैं PVTs, ठीक है ना, PVTs, जिनको आप जानते होंगे नाम। P मतलब प्रेशर, दाब, V वॉल्यूम, ठीक है ना, आयतन, T टेम्परेचर ताप, और S एंट्रोपी, ठीक है ना। ये जो चार वेरिएबल हैं, चार चर हैं, इन तो जो ऊष्मागतिक में जो ऊष्मागतिक निकाय होते हैं, उनकी अवस्थाओं को हम इन चार चरों से व्यक्त करते हैं, देते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो ऊष्मागतिकी है, ऊष्मागतिकी के अंदर जो प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त कौन कौन से, जैसे U है, F है, ठीक है ना, H है और G है। U आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, F हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ठीक है ना, मुक्त ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, H एंथैल्पी, ओके, और G गिब्स मुक्त ऊर्जा। ये चार फलन होते हैं। इन चारों फलनों को भी हम, ये जो आपके चार ऊष्मागतिक निकाय हैं, सॉरी चार ऊष्मागतिक चर हैं PVTs, उसके फलन के रूप में लिखते हैं। तो मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने ये जो हमारे चार चर हैं PVTs, इन चार चरों के बीच में कुछ रिलेशन निकाले, ठीक ना। तो उन रिलेशनों को, उन संबंधों को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मैक्सवेल समीकरण। ओके, तो यहाँ पे दो तीन लाइन यहाँ पे इसके बारे में लिख लो। ओके, एज ए नोट्स कि यदि एग्जाम में आए तो हम ये लिखने में आपको कैसे लिखना है, वो लिखने में आपको फायदा हो। उसके बाद हम वन बाय वन, प्रथम यहाँ पे मैक्सवेल ने चार ही ऊष्मागतिक मैक्सवेल की समीकरण दी थी, तो उनका हम वन बाय वन जिक्र करेंगे फिर यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि मैक्सवेल समीकरण किसे कहते हैं। तो देखो यहाँ पे, चूंकि ऊष्मा गतिकी में जो ऊष्मागतिकी में जो ऊष्मागतिक निकाय है, ऊष्मागतिक निकायों की जो अवस्थाएं हैं, ऊष्मागतिक निकाय की अवस्थाओं को, ऊष्मागतिक निकाय की अवस्थाओं को जो चार ऊष्मागतिक चर हैं, चार ऊष्मागतिक चर कौन कौन से, दाब, प्रेशर, ठीक है ना, दाब, P, ताप, T आयतन,
आयतन V व जो एंट्रोपी है एंट्रोपी S। तो छोटी ऊष्मागतिक में ऊष्मागतिक निकायों की अवस्थाओं को चार ऊष्मागतिक चरों दाब P, ताप P, आयतन V तथा एंट्रोपी S से निर्धारित करते हैं या व्यक्त करते हैं। निर्धारित करते हैं, ठीक है ना। दूसरा कि जो ऊष्मागतिक फलन है, ठीक है ना, उन ऊष्मागतिक फलनों को ये जो ऊष्मागतिक चर है इन ऊष्मागतिक चरों के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तथा जो ऊष्मागतिक फलनों, ठीक है ना। फलन कौन कौन से हैं ऊष्मागतिक के? जो विभव फलन होते हैं इनको विभव फलन बोलते हैं। ऊष्मागतिक के फलन कौन कौन से हैं? आंतरिक ऊर्जा जिसको आप U से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। आंतरिक ऊर्जा U, ठीक है। हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा F, ठीक है ना। एंथैल्पी H और गिब्स, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं। और जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है आपकी, गिब्स मुक्त ऊर्जा जिसको आप G से रिप्रेजेंट करते हो। तो जो ऊष्मागतिक जो फलन होता है ऊष्मागतिक फलन में कौन कौन से फलन है? आंतरिक ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, एंथैल्पी व गिब्स मुक्त ऊर्जा को इन चारों ऊष्मागतिक चरों के रूप में व्यक्त करते हैं या चरों के फलनों में व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। ऊष्मागतिकी के ये चार ऊष्मागतिक चर हैं इनके फलनों के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक ना। जो वैज्ञानिक मैक्सवेल है आपके, वैज्ञानिक मैक्सवेल ने इन चारों ऊष्मागतिक चरों के मध्य संबंध स्थापित किए, ठीक है ना। वैज्ञानिक मैक्सवेल ने इन चारों PVTS इन चारों ऊष्मागतिक चरों के मध्य संबंध स्थापित किए, ठीक है ना। तो इन संबंधों को ऊष्मागतिकी के मैक्सवेल समीकरण कहते हैं।
इन संबंधों को ऊष्मागतिकी के मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। ओके, तो आपको कुछ इस तरीके से थोड़ा सा 2-3 लाइन लिखनी है कि जो ऊष्मागतिक में ऊष्मागतिक निकाय होते हैं उनकी अवस्थाओं को 4 जो चर है पीवीटीएस से व्यक्त करते हैं या से निर्धारित करते हैं, और जो ऊष्मागतिक के अवस्था फलन है, ठीक है ना, सॉरी जो फलन है ऊष्मागतिक के जो एफ यू जी एच, उनको हम इन चारों फलनों के रूप में व्यक्त करते हैं, और इन चारों चरों के मध्य जो संबंध दिए मैक्सवेल ने उनको हम बोलते हैं मैक्सवेल समीकरण। अब हम बात करते हैं फर्स्ट, ठीक है ना। मैक्सवेल ने चार संबंध दिए हैं इनके बीच में, ओके, जिनको हम प्रथम मैक्सवेल समीकरण, द्वितीय मैक्सवेल समीकरण, तृतीय मैक्सवेल समीकरण, चतुर्थ मैक्सवेल समीकरण ऐसे पढ़ते हैं। ओके, तो उनमें से हम यहाँ पे 1 by 1, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। ओके, तो आज हम फर्स्ट बात कर रहे हैं प्रथम मैक्सवेल समीकरण की, लिख लो आप, है ना, प्रथम मैक्सवेल समीकरण। ओके, हम आज चर्चा करेंगे प्रथम मैक्सवेल समीकरण। ओके, इसको ऐसे बोल देते हैं कि मैक्सवेल की प्रथम समीकरण, ठीक है ना। एक बात है कि मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, प्रथम मैक्सवेल समीकरण या मैक्सवेल की प्रथम समीकरण एक ही बात है। तो देखो इसको हम कैसे ड्राइव करते हैं, इसको ड्राइव करने के लिए सर्वप्रथम हम जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है उसको यूज में लेते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, चूंकि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हम जानते हैं क्या होता है, dq इक्वल टू du प्लस dw, ठीक है ना। इसको वैसे डेल क्यू के फॉर्म में लिखते हैं और ये भी डेल क्यू डेल डब्ल्यू होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये जो है इंटरनल एनर्जी को पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो डेल क्यू इक्वल टू डी प्लस डेल डब्ल्यू, वेयर जो डेल डब्ल्यू होता है ये वर्क डन होता है, ठीक है ना, वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है ना। तो इसको हम लिखते हैं PdV। ओके, फिर क्या लिखते हैं PdV, तो यहां से डेल क्यू इक्वल टू du प्लस PdV, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। नाउ ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या कहता है, जो डेल क्यू ऊष्मा होती है वो TdS, ठीक है ना, एंट्रोपी में परिवर्तन पर टेम्परेचर के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। तो डेल क्यू इक्वल टू TdS, तो ये इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 व 2 से, ओके, तो समीकरण 1 व 2 से क्या प्राप्त होगा आपको, यहाँ से हटा रहा हूँ मैं उसको, ऊपर से कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो ये दो की जो डेल क्यू की वैल्यू है यहाँ पे पुट करो, तो क्या मिलेगा आपको, TdS इक्वल टू du प्लस PdV, TdS इक्वल टू du प्लस PdV। इसको हम थोड़ा ऐसे करके लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी जो फंक्शन है यहाँ पे, तो du इक्वल टू TdS माइनस PdV। ओके, तो ये इक्वेशन 3 होगी।
तो देखो समीकरण 3 से क्या पता चल रहा है, ठीक है ना, ये पता चल रहा है कि जो ये इंटरनल एनर्जी है आपकी, जो आंतरिक ऊर्जा है सिस्टम की, वो एस और वी इन दो चरों के ऊपर डिपेंड करती है। जो इंटरनल एनर्जी है वो किस किस चर के ऊपर डिपेंड करती है, आयतन और एंट्रोपी, ठीक है ना, इन दो के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल आ रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं वो एस और वी के अंदर चेंज हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख लो आप यहाँ पे, क्योंकि समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा U, ठीक है ना, U एंट्रोपी S व आयतन V का फलन है। क्योंकि समीकरण 3 से स्पष्ट है कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा U एंट्रोपी S और आयतन V का फलन है। यहाँ से हम देख के ये बात लिख सकते हैं, कोई रटने वाली बात नहीं है, ठीक है ना, रटा मत करो, चीजों को समझा करो। ओके, जितना समझ के करोगे उतनी ही ये आगे जाके आपको फायदा देगी। रटी हुई चीजें आप भूल जाते हो, ठीक है ना, रटी हुई चीज कोई काम में नहीं आती है। ओके, तो यहाँ से d इक्वल टू TdS माइनस PdV, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो U है ये किसका फलन है, S और V का, ठीक है ना। U किसका, जो आंतरिक ऊर्जा है U, वो किसका फलन है, U S और V का। ओके, तो इस U का हम आंशिक अवकलन करेंगे, ठीक है ना, इस U का आंशिक अवकलन करेंगे। एक बार V को कांस्टेंट रख देंगे और दूसरी बार S को कांस्टेंट रख देंगे, ठीक है ना। तो देखो हम क्या यहाँ पे क्या बात होता है, तो यहाँ पे लिख लो आप ये समीकरण 4, ठीक है ना, समीकरण 4, ठीक है ना, का आंशिक अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हम आंशिक अवकलन तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, ठीक है ना। फर्स्ट क्या कंडीशन है कि पहले आप जो V है, आयतन है, इसको क्या करेंगे, हम कांस्टेंट करेंगे। इससे क्या होगा, जो dV होगा वो क्या हो जाएगा, 0, जो dV में चेंज होगा वो 0 हो जाएगा। क्योंकि आप कोई भी ऐसा फलन दिया होगा तो उसका आंशिक अवकलन करोगे तो ये जो होगा ना, ds प्लस डेल U अपॉन डेल V dV, ठीक है ना। इस तरीके से इसको लिखोगे। तो यहाँ पे क्या है, यदि हम V को कांस्टेंट करते हैं तो dV इक्वल टू 0, V को कांस्टेंट करते हैं तो dV इक्वल टू 0, ये टर्म 0, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी और इसको आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये टोटल डेरिवेटिव होता है du अपॉन ds डेल U अपॉन डेल S, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे V कांस्टेंट है। ओके, तो जब ये है, इसको हटा रहा हूं मैं, जब ये वाली कंडीशन है V इक्वल टू कांस्टेंट dV इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं du अपॉन ds इक्वल टू डेल U अपॉन डेल S V, ठीक है ना। ओके, ये समीकरण हो गया आपके 5। नाउ ऐसा ही हम यदि इसमें करें कि अब S को कांस्टेंट रखें, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ds इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, du अपॉन dv, ठीक है ना। अब यहाँ से आप ये 0 हो जाएगा और ये वाली क्वांटिटी मिलेगी,
ठीक है ना। हाँ, डी अपॉन डी डेल यू अपॉन डेल एस, सॉरी वी के सापेक्ष कर रहे हैं, एस तो 0 हो गया, डी वी अपॉन डेल वी। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है v, और यहाँ पे ये s कांस्टेंट है। यहाँ पे ये s लगाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे s कांस्टेंट रख रहा है, यहाँ पे v लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पे v को कांस्टेंट रख रहा है। ओके, ये इक्वेशन 6। तो देखो जो आपका यथार्थ, ठीक है, तो ये देखने के पहले एक चीज यहाँ से देखना आप, जो इक्वेशन कौन सी थी पीछे, ये वाली du इक्वल टू pds माइनस pdv, du इक्वल टू pds माइनस pdv, शायद ये समीकरण 1 थी ना। तो समीकरण 1 से और समीकरण 5 और 6 से, ठीक है, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ओके, ये समीकरण 1 हटा दी थी तो बता देगा, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि डेल du अपॉन डेल एस वी, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, du अपॉन, देखो जब dv इक्वल टू 0 तो ये 0 हो जाएगी टर्म, और du अपॉन ds जब v कांस्टेंट हो तो ये किसके इक्वल आता है, p के। ओके, du अपॉन ds v इक्वल टू p के इक्वल आता है। ओके, दूसरा यहाँ पे देखो du अपॉन dv, जब s कांस्टेंट हो तो ये ds क्या हो जाता है, 0, ds 0, तो ये कंप्लीटली 0। तो यहाँ पे du अपॉन dv इक्वल टू माइनस p, तो ये जो वैल्यू आती है यहाँ पे du अपॉन dv s की, ये आती है आपकी माइनस p, ठीक है ना। तो आप जो ये समीकरण 5 है वो इसको देना, समीकरण 5, और जो समीकरण 6 है वो इसको देना। ओके, यहाँ ये करना है, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, तो देखो यहाँ पे जो यथार्थ अवकलन है, इसकी परिभाषा से यथार्थ अवकलन की परिभाषा से, ठीक है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। तो ये क्या देता है, यथार्थ अवकलन की परिभाषा क्या बताती है, देखो यहाँ पे ये एक फलन है और इस u फलन का s और v दो चर है, इनके सापेक्ष अवकलन हो रखा है। तो ये बताता है कि du अपॉन, पहले आप du अपॉन मतलब s के सापेक्ष करो अवकलन, और v को क्या रखो, कांस्टेंट, और फिर इस जो क्वांटिटी प्राप्त हो रही है उस क्वांटिटी का आप d अपॉन dv, ठीक है ना, d अपॉन dv मतलब v के सापेक्ष करो और s को क्या रखो, कांस्टेंट रखो। तो पहले u का s के सापेक्ष और फिर v के सापेक्ष करो, तो ये क्वांटिटी सेम मिलती है आपको कब, जब आप पहले जो u है डेल u अपॉन डेल v, u का v के सापेक्ष अवकलन करो, ठीक है ना, s को कांस्टेंट रखो, और फिर इस क्वांटिटी का आप s के सापेक्ष अवकलन करो और v को कांस्टेंट रखो। तो इन दोनों का जो वैल्यू है वो सेम आता है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको देखो क्या प्राप्त होता है, du अपॉन dsv, इस जगह पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं du अपॉन dsv, ये p वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये dt अपॉन dv। ओके, ये क्या होगा आपका s इक्वल टू यहाँ पे du अपॉन dvs, ये इक्वल टू माइनस p, ये माइनस p, तो ये माइनस p तो बाहर आ जाएगा, और d अपॉन ds ये p, ठीक है ना, जब कांस्टेंट है v। तो ये वैल्यू हमको यहाँ पे प्राप्त होती है dt अपॉन dvs इक्वल टू माइनस dv अपॉन dsv। ये जो इक्वेशन है आपकी कंप्लीट,
मैक्सवेल की प्रथम समीकरण कहलाती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से इसको देखना, आपको पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।